दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। ठीक है, आज हम लोग मैथ्स के सवाल करने वाले हैं बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर का। आप जानते हैं हमारा जीके जीएस का सीरीज ऑलरेडी चल रहा है, 5 सेट हो चुका है और मैंने बताया था आपको कि मैथ्स का एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। तो इस वीडियो में सिर्फ 15 सवाल हमने एक सेट का उठाया है और सिर्फ 15 सवाल हम लोग करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो हम आगे भी इसका वीडियो अलग से सेपरेट करके डालते रहेंगे। ठीक है, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको मैथ्स का वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले सवाल पे। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और कमेंट में आप अपना एडवाइस सजेशन जो होता है ज़रूर बताइए हमें। ठीक है, चलिए भैया पहला सवाल देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि इंटर लेवल एग्जाम में पूछा गया ये सभी सवाल है। 8/12/2018 को एग्जाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में उसका है। कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 60% है। बहुत बढ़िया भाई, विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 60% है। तो प्रतिशत हानि क्या है? देखिए कह रहा है कि एसपी जो है वो सीपी का 60% है। तो हमने मान लिया कि चलो सीपी है 100 रुपया, तो एसपी जो है सीपी का 60% मतलब हो गया एसपी कितना हो गया 60 रुपया। मतलब खरीदा सामान वो 100 रुपये का और बेचा 60 रुपये में, तो हानि कितने हुआ? तो हानि हुआ 40 का। और हानि प्रतिशत जब निकलता है यानी प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट वो हमेशा सीपी पे निकलता है। तो 40/100 करेंगे और गुना 100 करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 40% का उसको हानि हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी आप इसको एक और तरीके से भी बना सकते हैं, बड़ा आसान सवाल है। कैसे बना सकते हैं तो ज़रा देखिए। कह रहा है कि विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का 60% है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का 60% है। अब 60/100 को काटेंगे कितना आएगा? 20 से काटिए, 20 दिया 60, 20 पंचे 100, 3/5। यहाँ से विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो आप निकाल लीजिए। तो आप कहिएगा भैया विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो कहेंगे विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य 3/5 हो जाएगा। मतलब अगर विक्रय मूल्य 3 यूनिट है तो क्रय मूल्य जो है वो 5 यूनिट है। ठीक है, आगे देखिए, अगर विक्रय मूल्य जो है अगर ये 3 यूनिट है तो क्रय मूल्य 5 यूनिट है। तो यहाँ से कितने यूनिट का हानि हो रहा है? तो 2 यूनिट का हानि हो रहा है। कितने पे? तो 5 पे। तो 100 पे कितने का होगा? कर दीजिए, 20 पंचे 100 और 20 दूना यानी 40%। ऐसे भी बन जाएगा। क्लियर है? या ना आप नहीं ऐसा नहीं करने का मन कर रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, भिन्न का वैल्यू कितना होगा? तो कहिएगा 60/100 मतलब 3/5। ठीक है, और इस फ्रैक्शन वैल्यू में जो डिनोमिनेटर होता है, हर जो होता है दोस्तों, वो ओरिजिनल वैल्यू को बताता है। किसको बताता है? ओरिजिनल वैल्यू को बताता है। वो भी मतलब ओरिजिनल वैल्यू को बताता है। ठीक, इसका मतलब हुआ कि 3/5 का मतलब हुआ कि 5 यूनिट अगर हमारा सीपी है, 5 यूनिट हमारा अगर सीपी है तो 3 यूनिट क्या है? एसपी है। कहोगे कैसे? तो ज़रा देखो, अगर 5 यूनिट हमारा सीपी है तो 3 यूनिट एसपी हम इसीलिए बोल रहे हैं कि एसपी देखिए सीपी का 60% है कि नहीं है। अगर बोलें 5 का 3 कितना है तो 5 का 60% 3 होता है कि नहीं होता है? 5 का 60% 3 होता है कि नहीं होता है? होता है। इसीलिए हमने बोला कि ये सीपी है और ये एसपी है, क्योंकि दे रखा है कि सीपी का 60% एसपी है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ इसको सॉल्व कीजिए तो आप ऐसे भी पता कर लेंगे भैया सीपी अगर 5 यूनिट है, एसपी 3 यूनिट है तो 2 यूनिट का हानि हुआ कितने में? 5 पे। तो 100 हमको प्रतिशत चाहिए, तो यहाँ से भी आ जाएगा 40% आपका आंसर। जो मन करे जैसे मन करे, फालतू सवाल है, इसको करने में कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहते हैं, पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि एक दुकानदार कपड़ा बेचने के लिए 4% नुकसान पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन देता है। बकलोल दुकानदार है क्या भाई? नहीं, बकलोल दुकानदार नहीं है, वो विज्ञापन देता है। विज्ञापन देता मतलब प्रचार कर रहा है। ठीक है, फिर भी गलत स्केल प्रयोग कर 20% लाभ कमा लेता है। देखे बकलोल तो नहीं है ना, साला 4% का नुकसान सहने का दावा करता है लेकिन फिर भी 20% का वो क्या प्रॉफिट कमा लेता है। तो स्केल की वास्तविक लंबाई क्या है ये आपको बताना है। चलिए ठीक है, फिर से एक बार सवाल पढ़ें क्या? 4% नुकसान का वो विज्ञापन देता है लेकिन 20% का फिर भी वो लाभ कमा लेता है। तो स्केल की लंबाई आपसे पूछा है। इसको करने का तरीका देखिए। एक बात बताइए, स्केल की लंबाई अगर ऑप्शन में देखेंगे तो आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है। सब क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि स्केल का लेंथ जो है, स्केल के जो लंबाई है, मान लेते हैं कि वो 100 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 100 सेंटीमीटर है। क्लियर है?
100 सेंटीमीटर है। मान लिया कि भाई साहब चलो 100 सेंटीमीटर। इसको करने का तरीका देखिए, अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, आपको आसान तरीका करना है। मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर स्केल की लंबाई है, और ये भी मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर का प्राइस जो है वो 1 रुपया है। सपोज कर लीजिए कि 1 सेंटीमीटर प्राइस कितना है, 1 रुपया। तो 100 सेंटीमीटर का प्राइस कितना हो जाएगा, या 1 रुपया बोलें या 1 यूनिट कह दें, 1 यूनिट कह दें, अच्छा रहेगा, 1 यूनिट कह दें, 1 यूनिट है, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर की प्राइस जो है, कीमत कितना हो जाएगा, 100 यूनिट। कितना हो जाएगा, 100 यूनिट। क्लियर है। अच्छा, लेकिन सवाल में कह रहा है कि 100 यूनिट में क्या है कि 4% का वो नुकसान का विज्ञापन देता है। मतलब वो कहता है, दावा करता है कि हम 96 यूनिट ही आपसे ले रहे हैं। 100 यूनिट कीमत में आपको हम, मतलब कह रहा है कि 96 यूनिट का, जिसका कीमत 100 यूनिट है उसको हम 96 यूनिट में दे रहे हैं। समझ में आया। दुकानदार कहता है कि जिसका प्राइस 100 यूनिट है वो आपको हम 96 यूनिट में दे रहे हैं, क्योंकि 4% का वो क्या कर रहा है, नुकसान का विज्ञापन दे रहा है। तो 100 का 4% कितना होगा, 4 रुपया, मतलब 96 रुपया। वो कह रहा है कि हम आपको 100 का सामान 96 में देंगे, लेकिन अंतर क्या है। अच्छा, ये देखिए, ये 96 में वो बेच रहा है किसको, कस्टमर को, यानी सेलिंग प्राइस उसका 96 हो गया, लेकिन वो 20% का लाभ कमा रहा है। मतलब 100 यूनिट में वो 20% का लाभ, यानी 120 यूनिट एक्चुअल में वो कमा रहा है। एक्चुअल में उसकी अर्निंग 120 यूनिट है, लेकिन वो कह रहा है कि हम आपको 96 में दे रहे हैं। तो ये भी एसपी है और ये भी एसपी है। तो आप करेंगे क्या, इस 96 और इस 120 को आप इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे। मतलब ये जो 120 यूनिट है, 120 यूनिट है, ये 120 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, 96 के बराबर है। क्लियर यहाँ तक। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 96/120। आपको निकालना कितना है, 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है, क्योंकि आपने 100 सेंटीमीटर स्केल का माप मांगा, मतलब माना था ना। तो 100 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो कहोगे आप 96/120 गुना 100। इसको काटेंगे तो 12 8 96, 8 गुना 10 यानी 80 सेंटीमीटर जो है उसका, यानी 80 यूनिट मतलब 80 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 यूनिट की कीमत आपने 1 रुपया माना था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको चाहें तो अपने घर पे या अपने जहाँ पे आप हैं भाई साहब, एक अलग तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं, एक्स वगैरह मान के भी बना सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। ये हमारा शॉर्टकट तरीका है और इससे इस तरह का हर सवाल बन जाते हैं, इसमें टेंशन की बात नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8, 16, 24, 36 एवं 54 से विभाजित हो जाता है। चलिए, इस तरह का सवाल आपने बहुत कर रखा होगा, इसको आपको हम बढ़िया तरीके से समझाते हैं, एकदम शानदार तरीके से। ठीक है, देखिए कह रहा है कि इससे पहले आपको हम एक तो पहले सवाल बनाते हैं, फिर आपको हम इसका हम फील लेंगे आखिर ऐसा हुआ क्यों। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर मैं आपसे पूछूं तो वो क्या हो सकता है, ज़रा बताइए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, या समझें, ऐसे समझें, आपको मैं पूछूं कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो कहोगे 1 अंक 9 तक जाता है, 9 के बाद जैसे ही आप 10 पे जाएंगे तो ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो कहोगे 99 तक तो 2 अंक हैं यहाँ पे, लेकिन जैसे ही आप 100 पे जाएंगे ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। इसका मतलब अगर 3 अंक का सबसे छोटी संख्या तो 1 में 2 शून्य, 2 अंक का सबसे छोटी संख्या तो 1 में 1 शून्य। तो उसी तरीके से आपसे पूछा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसका मतलब 1 पे 4 शून्य लगा दीजिएगा तो वो हो जाएगा आपका, यानी 10,000 जो है वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। कह रहा है कि जब इससे भाग देते हैं, 8, 16, 24, 36 और 54 से भाग देते हैं तो 100% ये डिविजिबल हो जाता है। 5 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या आपको बताना है। क्लियर है। तो इस पर सबसे पहले काम क्या करेंगे, सबसे छोटी पूछ रहा है ना, तो आप देखिए एलसीएम निकालिएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट मतलब छोटी, आप एलसीएम निकालिएगा। किसका किसका, तो जो दिया हुआ है डाटा 8, 16, 24, 36 और 54 का, तो 8, 16, 24, 36 और 54 का क्या करिएगा, एलसीएम निकालिएगा। तो इसका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों, कितना आएगा, 432। कितना आ जाएगा, 432। आप कर लीजिएगा, है ना, इसको कर लीजिएगा। एलसीएम तो आता ही होगा भैया, 432 आप निकाल लेना। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा, एलसीएम आएगा 432। अब आपको क्या करना है, ये 432 को 5 अंकों की छोटी संख्या से भाग देना है। ठीक है, 432 जो एलसीएम आया है उसको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या से भाग देना है। ठीक है, अब 2 टाइम्स में आप देंगे तो कितना जाएगा, 864। कितना आ जाएगा, 864। ठीक है, 864। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6, यहाँ आ जाएगा कितना, 3, और यहाँ आ जाएगा 1 शून्य बैठाइएगा। तो 4 तिया 12, यानी 3 वर्ष में लग जाएगा, 3 टाइम्स में। ठीक है, तो 32 से कितना हो जाएगा, 94, यानी 1294 हो जाएगा, 1296। ठीक है, 1296, और उसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 96
64, कितना आ जाएगा 64, ठीक है, 4 4 10 इतना, हाँ ठीक है 64, यानी रिमाइंडर बचा 64, रिमाइंडर बचा 64। अब एक बात बताइए हमको, कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है, तो क्या करेंगे कि क्या 10,000 में से 64 घटा दें? अगर घटा देंगे तो क्या ऐसा हो पाएगा? आप करके देखिए ज़रा, अगर करके देखिए तो आपको फील आएगा कि क्या करें भाई साहब। अगर हम 10,000 में से 64 को घटा देते हैं तो क्या मिलता है हमें, ठीक है। 10,000 में से अगर आप 64 को घटा देंगे तो आपको मिलेगा 9936, ठीक है, 9,936। एक बात बताइए, ये तो 4 ही अंक है ना इसमें। अगर 10,000 में आप 64 को घटा दिए तो आपको मिला 9,936, तो क्या ये 9,936 5 अंक है या 4 अंक है? कहोगे 4 अंक, इसका मतलब 10,000 में 64 हम घटा नहीं सकते हैं। हालांकि 9,936 भी इस सभी से डिविजिबल है, लेकिन आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि सवाल कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्लियर है? तो क्या करें, इसके लिए एक तरीका क्या है कि आप जो डिवाइड कर रहे हैं 432 में, 432 से आप 64 को घटा दीजिए, 432 से आपको 64 को घटा दीजिए, ठीक है। और जो आया ना उसमें आप 10,000 में से जोड़ दीजिए, 10,000 में से जोड़ दीजिए। तो क्या करेंगे, 432 में से 64 को घटाइए, 432 में 64 को घटा दीजिए, 64 क्या रिमाइंडर, और जो आया है उसमें 10,000, क्योंकि 10,000 जो क्या है सबसे छोटी संख्या है, उसमें आप जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 10,368 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आया? पक्की बात? आप इस तरीके को याद रखिएगा। अच्छा, डायरेक्ट इसको क्यों नहीं घटा सकते? जैसे मान लीजिए 10,000 को हमने 432 आया था, 432 आया था, हाँ 432 से भागा दिए तो रिमाइंडर आया था मेरा मान लो 64। तो क्या इसमें से इसको डायरेक्ट घटा करके आंसर हो सकता है क्या? नहीं। अगर इसमें आप घटाएंगे ना तो वो 4 डिजिट्स का आंसर आएगा आंसर, डिविजिबल होगा सभी से, लेकिन वो 4 ही डिजिट्स होगा। आपको पूरा पूछ रहा है 5 डिजिट, तो 5 डिजिट के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें इसको पहले घटाइए, इसमें इसको पहले घटाइए, और जितना आएगा ना उसमें 10,000 में से, मतलब यहाँ जिससे ये जो है ना, यहाँ जो है उसे आप जोड़ दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि कोई धन 7.5% वार्षिक ब्याज दर कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो मान लीजिए धन आपको पता है क्या? नहीं है। तो धन को मान लीजिए कि हमारा धन जो है वो 100 है, धन क्या है 100 है, और 7.5% की दर से वो 3 गुना हो जाता है। 3 गुना हो जाता है मतलब ये 100 रुपया जो है ये 300 रुपया हो जाता है। ये हो गया मूलधन, सॉरी मिश्र धन। ये क्या हो गया? मिश्र धन, मतलब अमाउंट हो गया, ये मिश्र धन हो गया, ठीक है। और रेट आपको कितना है? 7.5%। रेट कितना है? 7.5%। तो एक बात बताइए, आपको टाइम में निकालना है तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? SI × 100/P × रेट। तो SI कितना हो जाएगा? 300 में से 100 गया 200, SI × 100, P प्रिंसिपल कितना है 100, और टाइम निकालना है तो रेट कितना है 7.5%। तो 100 से 100 खत्म हो गया, इसको उड़ाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, 25 × 75 और 25 × 8 200, यानी 80/3, 80/3 ईयर्स आएगा। तो 80/3 ईयर्स का मतलब क्या होगा? 26 × 78, यानी 26 साल और 8 महीना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सवाल है, आगे बढ़िए। 5वें नंबर सवाल कहता है कि 2 संख्याओं का अंतर 16 है। तो मान लीजिए संख्या जो हमारे पास पता नहीं है, तो संख्या मान लेते हैं, एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, ठीक है। तो दोनों का अंतर जो है यानी x - y आपको दे रखा है कितना? x - y आपको दे रखा है 16। दोनों का अंतर 16 है, और उनके 1/5 भाग का योग 12 है। 1/5 भाग का योग मतलब x + y का 1/5 भाग, x + y का 1/5 भाग जो है 12 है। इसका मतलब देखिए 1/5 भाग x + y का, तो x + y सिर्फ निकालेंगे, ये 5 यहाँ जाकर गुना हो जाएगा, तो 12 × 5 हो जाएगा कितना? 60, यानी x + y बराबर हो गया कितना? x + y बराबर हो गया 60। अब यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, दोनों कट गया, यानी 2x बराबर हो गया कितना? 60 × 16 76, 60 × 16 76, तो x बराबर हो जाएगा 38। x बराबर कितना हो गया? 38। x बराबर 38 हो गया, और y बराबर कितना हो जाएगा? 60 में से 38 को घटा दीजिए, कितना आएगा? 22। तो छोटी संख्या पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बड़ी संख्या पूछता है तो 38 होता है, छोटी संख्या पूछा तो 22 आपका आंसर बन गया। आगे बढ़ते हैं भैया। 6ठे नंबर सवाल कह रहा है गांव की जनसंख्या 5000 है। बहुत बढ़िया, बहुत खतरनाक गांव है भैया, 5000 जनसंख्या रख ले है। इसमें प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि हुई। 10% का मतलब भाई क्या हुआ कि पहले अगर 100 था तो इसमें 10% बढ़ गया, 110 हो गया। फिर कह रहा है कि दूसरे वर्ष 20%, मतलब पहले 100 था तो 20% बढ़ गया, 120 हो गया। कितने में? तो 100 में, ठीक है। ये चीज़ को आप दिमाग में रखिए। तो 5000 जनसंख्या था, 5000 जनसंख्या था। पहले साल कितना बढ़ा? 10% बढ़ा, 10% मतलब 110 हो गया। कितने में? 100 में।
फिर कह रहा है कि दूसरे साल 20%, मतलब कितना हो गया 120, कितने में 100 में, तो 2 साल के बाद इतना ही जनसंख्या हो गया। काट कूट के इसको बराबर कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। देखिए काटिए इसको, 2 शून्य गया, ये भी गया, ठीक है। 5 दूना 10 कर दीजिए और इसको 55 दूना 110 कर दीजिए। अब 55 गुना 120 कीजिए, तो 1 शून्य तो पहले बैठा दीजिए, 12 पंचे 60, मतलब 6 12 पंचे 60, 166, यानी 6600 उसकी जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या 2 साल के बाद होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 7वें नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि 1 से 9 तक के सभी वर्गों का योग कीजिए। एक तो आपके पास एक तरीका है कि 1 का स्क्वायर योग करना है ना, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, सब करके करते रहिए, माथा खराब हो जाएगा करते करते, ठीक है। कर तो सकते हैं लेकिन एग्जाम में कैलकुलेटरवा नहीं है ना भैया, क्या कीजिएगा। भारत का एग्जाम है, अमेरिका के एग्जाम में कैलकुलेटर देता है ना, लेकिन क्या करेंगे भाई साहब। इसके लिए एक तरीका है, क्या है, अगर आपको n संख्याओं का n नेचुरल संख्या, n नेचुरल नंबर या n लगातार संख्या हुई, n लगातार संख्याओं का, यहाँ लिख लीजिएगा कि अगर एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि n लगातार संख्याओं का वर्गों का योग करना हो, वर्गों का, क्यूब नहीं बोल रहे हैं, वर्गों का योग करना हो, तो n लगातार संख्याओं का वर्गों का अगर योग करना हो, यहाँ लगातार लिख ही लो भैया, कंजुकेटिव लगातार, n लगातार संख्याओं का वर्गों का योग करना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपका समय बहुत बचाएगा ये। मान लो यहाँ से देता था कि 1 से 60 तक के वर्ग के सभी वर्गों का योग निकालो, तो क्या कर पाएंगे उतना हम लोग, नहीं। तो फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो आप इसको कीजिए फॉर्मूला से, 1 से 9 तक है ना, तो n की वैल्यू हो जाएगी 9, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। तो आपका जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। इस पर बैठाइए, n कितना है 9 गुना n प्लस 1 यानी 9 प्लस 1 कितना हो गया 10 गुना 2n, मतलब 9 दूना 2 18 प्लस 1 19, 19/6, ठीक है। काटिए इसको, 3 दूना 6 सॉरी 3 दूना 6 और 5 दूना 10 और 3 3 का 9, ठीक है। तो 19 × 95 गुना 3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 285 नंबर आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। सवाल देखिए, एज वाला सवाल है, अच्छे से समझिएगा। उससे पहले हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, फिर इस सवाल पे आते हैं। मान लो कि आपका नाम है रामलाल, मान लो आपका नाम है रामलाल, ठीक है, आपका नाम है रामलाल और आपका बेटा का नाम है श्यामलाल, ठीक है। सपोज करिए आपका नाम है रामलाल और आपका बेटा का नाम है श्यामलाल, ठीक है। इसको R और S से लिखते हैं, रामलाल और श्यामलाल। मान लीजिए कि अभी जो है ना, अभी आपका उम्र जो है मान लो कि 12 साल है। कहोगे अरे भाई साहब 12 साल में बाप बना रहे हो, अरे मान लो यार, मानने में क्या जाता है। और श्यामलाल जो है वो आपका बेटा है, मान लो बेटा छोड़ते हैं, थोड़ा सा और एग्जैजरेशन हो जाएगा ना, भाई मान लेते हैं। और ये श्यामलाल आपका भाई है जिसका उम्र है 10 साल, कितना है 10 साल, ठीक, मतलब आपसे 2 साल छोटा है। मैं कहूँ ये अभी वर्तमान का है, अभी उम्र है। मैं आपको कहूँ कि एक बात बताओ, 5 साल के बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि ये दोनों में एज डिफरेंस कितना का है, अभी तो कहोगे 2 साल, अभी जो है एज डिफरेंस 2 साल है। मैं अगर कहूँ कि 5 साल के बाद दोनों में एज डिफरेंस कितना होगा, तो कहोगे 5 साल के बाद रामलाल जो है वो 17 साल का हो जाएगा और 5 साल के बाद ये कितना हो जाएगा 15 साल का हो जाएगा। तो 5 साल के बाद देखिए 17 साल और 15 साल, फिर भी एज डिफरेंस कितना है 2 ही साल है। ऐसे मान लो 8 साल के बाद, तो 8 साल के बाद ये 20 साल का हो जाएगा और 8 साल के बाद ये 18 साल का हो जाएगा, फिर भी एज डिफरेंस कितना है, तो कहोगे 2 साल। तो हम क्या सीखे यहाँ से, हम ये सीखे कि अगर वर्तमान उम्र आपको दे रखा है 2 लोगों के बीच, तो समान समय के बाद, समान अवधि के बाद जो उसका गैप है उतना ही होगा जितना वर्तमान समय में उसका एज गैप था। अगर ऐसा नहीं हो रहा है कहीं पे, तो आप एज गैप को यानी एज डिफरेंस को आप बराबर करेंगे। क्या करेंगे, एज डिफरेंस को बराबर करेंगे, ठीक है। तो बस यही इसमें फंडा है और कुछ नहीं करना है इसमें। सवाल पे आइए, कह रहा है कि 4 वर्ष पहले पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात जो है 5:3 है, फादर है, और सन का जो अनुपात है वो 5:3 है। ये कब का है, तो 4 वर्ष पहले का है, 4 वर्ष पहले का है, क्लियर है, 5:3। लेकिन कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, अच्छा एक बात बताओ, 4 वर्ष बाद मैं आपसे पूछूं कि टोटल कितना टाइम हो गया, 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद में टोटल टाइम कितना हो गया, तो कहोगे 8 वर्ष ना हो गया। देखिए 4 वर्ष पहले मान लेते हैं प्रेजेंट एज ये है, तो इससे 4 वर्ष पहले और इससे 4 वर्ष बाद, ठीक है। तो मैं पूछूं कि यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम हो गया, देखो यहाँ से यहाँ तक 4 साल,
ये प्रेजेंट एज है, वर्तमान प्रेजेंट एज, और यहाँ से यहाँ तक 4 साल, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो गया 8 साल हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 8 साल, क्योंकि 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद। क्लियर है? ठीक। अच्छा भैया, 4 वर्ष बाद एज का अनुपात कितना हो जाता है फादर और सन का? तो फादर और सन का एज का अनुपात हो जाता है 3:2, 3:2। ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों में यहाँ पे एज गैप कितना है, तो आप कहोगे 2 साल का है। कितने का है? 2 ईयर्स या 2 यूनिट मान लो, 2 यूनिट का है। और यहाँ पे कितना है भैया? 1 यूनिट का है। वही तो लफड़ा हो गया। मैंने अभी क्या बताया कि दोनों का अगर सेम समान अवधि के लिए आगे या पीछे कर रहे हैं, तो दोनों का जो एज गैप है वो हमेशा बराबर होगा। तो यहाँ पे एज गैप एक्चुअल में 2 यूनिट है, यहाँ पे 1 यूनिट है, तो हमें ये 1 यूनिट एज गैप को 2 यूनिट बनाना है। तो करने का अप्रोच क्या होगा जरा देखिए। पहले दोनों का अनुपात कितना था? 5:3। अब उम्र का अनुपात कितना हो गया? 3:2। तो यहाँ पे एज गैप 1 का है, यहाँ एज गैप 2 का है। तो हम क्या करते हैं ना, इसको 2 से गुना कर देते हैं। ये फादर है और ये सन है, 2 से गुना कर देते हैं। तो ये तो 5:3 ही होगा, क्योंकि उस पर छेड़खानी तो किए नहीं है। ये 5:3। अब 2 से गुना करने के बाद ये कितना होगा? 3 दूना 6, 6:2 दूना 4, 4। अब देखिए दोनों के बीच में एज गैप कितने का? 2 का। अब ये दोनों के बीच में एज गैप कितने का? 2 का। तो बराबर हो गया, एज गैप बराबर हो गया। अच्छा, अब एक बात बताइए, अगर हम पूछें कि ये 8 साल में, देखिए क्यों 8 साल की कहानी है, क्योंकि ये 4 वर्ष पहले और ये 4 वर्ष बाद। अगर हम आपसे पूछें कि ये 8 साल में फादर कितने बढ़ गया? तो 5 से 6, और सन कितने बढ़ गया? 3 से 4। मतलब 1 यूनिट बढ़ा है। कितने यूनिट बढ़ा है? 1 यूनिट। लेकिन 1 यूनिट एक्चुअल में बढ़ा नहीं है, बढ़ा कितने है? 8 वर्ष बढ़ा है। तो हमारे पास क्या होगा? यानी 1 यूनिट का वैल्यू जो होगा वो 8 ईयर्स हो जाएगा। तो अगर हम ये 5 यूनिट का वैल्यू निकालें, तो 8 पंचे 40 साल हो गया। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया पता है कि 4 वर्ष पहले पिता का उम्र जो था वो 40 वर्ष था। वर्तमान उम्र पूछा है, आप ही बताइए। अगर 4 साल पहले कोई 40 साल का है, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा? वो 44 साल का होगा कि नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एज रिलेटेड सवाल को हम अच्छे लेवल तक का, SSC CGL वगैरह जो आता है उस लेवल तक का बताएंगे। ये तो बहुत हलवा सवाल है। आगे देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय एवं बचत का अनुपात 1 माह में, देखिए महीना वाला है, आय एवं बचत, आय मतलब इनकम और बचत मतलब सेविंग। इनकम और सेविंग का अनुपात जो है 7:5 है। मान लीजिए 7 यूनिट वो कमाता है और 5 यूनिट वो क्या करता है? बचा लेता है। तो खर्चा कितना किया? यहाँ से कहोगे आप खर्चा कितना हुआ? तो खर्चा एक्सपेंडिचर हो रहा है 2 यूनिट। कितने में? महीना में, 1 महीना में। कह रहा है कि यदि वह वार्षिक 72,000 खर्च करता है, ये देखिए ये महीना में दिया हुआ है आपको, और पूछ रहा है ये दिया हुआ है कि 72,000 वार्षिक खर्च करता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है? मासिक आय कितनी है? एक बात बताइए भैया हमको, मासिक आय पूछा है ना, ठीक है। एक बात बताइए, वो महीना में खर्चा कितना करता है? तो कहोगे 2 यूनिट महीना में खर्चा करता है। क्यों? क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है वो 7:5 है। तो जो 7 कमाया, 5 बचा लिया, तो 2 ही खर्चा किया होगा। लेकिन ये मासिक है। अगर इसको हम कहें कि 1 महीना में, अगर हम कहें आपसे कि 1 महीना में कोई 2 यूनिट बचा रहा है, मतलब खर्च कर रहा है, 1 महीना में 2 यूनिट कोई खर्च कर रहा है, तो 12 महीना में कितना करेगा वो? तो 24 यूनिट खर्च करेगा। 12 महीना में कितना करेगा? 24 यूनिट। यानी सालाना, यानी वार्षिक एक्सपेंडिचर उसका हो गया 24 यूनिट। कितना हो गया? 24 यूनिट। यानी वार्षिक एक्सपेंडिचर जो है उसका खर्च जो है वो 24 यूनिट हो गया। लेकिन कह रहा है सवाल में, जरा देखिए तो सवाल क्या कह रहा है कि वार्षिक खर्च जो है वो 24 यूनिट नहीं है, वार्षिक खर्च उसका 72,000 रुपया है। इसका मतलब 24 यूनिट जो है भैया, ये 24 यूनिट बराबर होगा 72,000 के। कहोगे हाँ 72,000 के होगा, 24 यूनिट बराबर हो जाएगा 72,000 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 24 दिया 72, यानी 3,000 के। 1 यूनिट 3,000 के। अब सवाल में पूछा है कि यदि सवाल में पूछा है कि उसकी मासिक आय कितनी है। मासिक आय उसका कितना था? 7 यूनिट था ना मासिक आय। अब यहाँ पे उसका 1 यूनिट की वैल्यू 3,000, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? 7 गुना 3,000, तो कहोगे 21,000 रुपया उसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ें। 10वें नंबर से सवाल देखिए, कह रहा है कितने वर्षों में 10,000 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
1331 रुपया हो जाएगा। चलिए देखिए, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है कितना, 1000 रुपया प्रिंसिपल दे रखा है आपको, 1000 रुपया। रेट परसेंट दे रखा है 10%, वार्षिक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अमाउंट आपको दे रखा है 1331 रुपया, अमाउंट दे रखा है 1331 रुपया। ठीक है, आप फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं, और इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा आपको। फॉर्मूला कैसे, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते होंगे, P × 1 + R/100 टू द पावर n। ये n जो है वो टाइम को बताता है। तो अमाउंट आपका कितना है, तो अमाउंट आपका कितना है, अमाउंट आपका कितना है, तो अमाउंट है भैया, अमाउंट आपका 1331, अमाउंट है 1331। प्रिंसिपल कितना है 1000, और आर कितना है 10%, 10% का 10/100 करेंगे तो 1/10 हो गया, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 11/10 हो गया, 11/10 की पावर n हो गया। अब देखो इसको इधर लाइए, जब इसको इधर लाइएगा तो आप कहेंगे कि 1331 अब बट्टा 1000, ये बराबर हो जाएगा 11/10 की पावर n पे। ठीक है, 11/10 की पावर n पे हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बताइए एक बात, पक्की बात बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं। तो हमारा सवाल हो गया, अब क्या सवाल हो गया कि 1331/1000 बराबर हो जाएगा 11/10 की पावर n। जरा एक बात बताइए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1331 को 11 का क्यूब और 1000 को 10 का क्यूब, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, या इसको हम लोग फिर से ऐसे लिख सकते हैं 11/10 की पावर 3 मतलब क्यूब बराबर हो जाएगा 11/10 की पावर n। आपको पता होगा कि एक्सपोनेंट में जब बेस सेम होता है तो पावर भी बराबर होता है, तो n बराबर हो जाएगा आपका 3 ईयर्स, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा सवाल बनाना, इस तरीके के सामान बनाना नहीं है। एग्जाम में कैसे बनाना है जरा देखिए, कैसे बनाना, देखिए 10%। यहाँ सवाल पढ़िए क्या कहता है कि 10% का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 10% का मतलब हुआ कि 10/100 मतलब 1/10। 2 साल की एक बात बताइए, इसका मतलब हुआ कि हर एक साल 10 रुपया 11 रुपया बन जा रहा है, मतलब 10 रुपया एक साल में 11 रुपया बन जा रहा है। फिर अगले साल 10 रुपया 11 रुपया बन जाएगा, फिर अगले साल 10 रुपया 11 रुपया बन जाएगा, फिर अगले साल 10 रुपया 11 रुपया बन जाएगा। इसका मतलब यही है। ठीक है, अब कह रहा है कि 1000 रुपया 1331 रुपया कब बनेगा, अगर यही 10% ब्याज वार्षिक दर हो तब, चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो एक बात बताइए हमको फिर से, ये जो आता है 10% का मतलब हुआ कि 1/10। तो हम लोग करते हैं कि एक साल में 10/10 का चीज़ 11 बन गया, दूसरे साल में भी 10 का चीज़ 11 बन गया, तीसरे साल में 10 का चीज़ 11 बन गया। आपको मैंने बता रखा है, जब बिहार दरोगा का सेट बना रहे थे उसमें इस तरह का सवाल आया था, तो मैंने बताया था आपको कि ये वाला जो पार्ट होता है ये प्रिंसिपल बताता है, और जो साल के बाद बन गया उसको अमाउंट बताता है। तो यहाँ से देखिए, तो अगर हम प्रिंसिपल मान लेते हैं कि 3 साल हम लिए, 3 साल लिए, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा इसका गुना, और अमाउंट क्या हो जाएगा 3 साल बाद इसका गुना। तो 1000, 10 गुना 10 गुना 10 कितना हो गया 1000, कितना हो गया 1000, और 11 गुना 11 गुना 11 कितना होगा 1331। तो ज़रा बताइए, तो प्रिंसिपल 1331, सॉरी प्रिंसिपल अगर 1000, प्रिंसिपल 1000, अमाउंट 1331 रुपया बन जा रहा है कितने साल के बाद, तो 1 साल 2 साल 3 साल। तो आप डायरेक्ट 3 साल यहाँ से नहीं बना दीजिएगा, क्या जरूरत है उतना फालतू सवाल लिखने का, बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वें नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि 1200 व्यक्तियों के समूह में जिसमें कैप्टन एवं सैनिक शामिल है एक रेल में यात्रा कर रहे हैं। 1200 टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है 1200। इसमें क्या है, इसमें कैप्टन भी है और सैनिक भी है, और कैप्टन भी है और सैनिक भी है। ठीक है, अब सवाल कहता है कि प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कैप्टन है, तो समूह में कैप्टन की संख्या क्या है। भाई साहब, इससे भी आसान सवाल होता है क्या, 1200 प्रत्येक 15 सैनिक में एक कैप्टन है, तो 1200/15 कर दो। ठीक है, 15×8 120 यानी 80 आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़िए भैया, 12 नंबर सवाल कहता है दूध एवं पानी का अनुपात 88 लीटर है। बहुत बढ़िया, दूध एवं पानी का अनुपात कितना है, 88 लीटर मिश्रण में अनुपात 7:4 है। देखिए, मिल्क और वाटर का रेशियो जो है वो 7:4 है। कितने लीटर में, 88 लीटर मिश्रण में। कह रहा है कि पानी की और कितनी मात्रा मिलाई जाए कि यह अनुपात 2:3 हो जाए, 2:3 हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, इनिशियली मतलब प्रारंभ में पानी और मिल्क और वाटर का मतलब दूध और पानी का अनुपात कितना था 7:4। अब अनुपात कितना है 2:3। लेकिन फंडा ये है कि ये 2:3 रेशियो आया कब आया, तो कहोगे 2:3 रेशियो मिल्क और वाटर का कब आया, जब इसमें पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए, मतलब पानी मिलाया गया, मतलब एडिशन ऑफ वाटर हुआ। एक बात बताओ, क्या सवाल में दूध के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है क्या,
कहोगे नहीं कर रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आप दूध को नहीं मिला रहे हैं, आप दूध के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, आप पानी को मिला रहे हैं। मतलब पानी की कितनी मात्रा मिलाया जाए, तो दूध को अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब दूध जो प्रारंभ में था वो अब भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलिए तो आप, बोलिए ना। जैसे मान लीजिए कि एक कंटेनर में अभी हम मान लेते हैं कि 2 लीटर मिल्क है और 1 लीटर जो है पानी है, 1 लीटर जो है वाटर है, 1 लीटर पानी है। और हम क्या करते हैं कि इसमें हम 2 लीटर और पानी मिला देते हैं, 2 लीटर पानी मिला देते हैं, 2 लीटर पानी मिला देते हैं। तो मिक्सचर तो यहाँ 2 1 3 2 लीटर और मिला दिए, मिक्सचर हो गया 5 लीटर का, यहाँ पे मिक्सचर हो गया 5 लीटर का, जिसमें दूध जो है अभी भी तो 2 ही लीटर है भैया, सिर्फ पानी बढ़ा है क्योंकि 1 लीटर पानी और 2 एक्स्ट्रा मिलाए तो 3 लीटर पानी हो गया। दूध यहाँ भी 2 लीटर था, दूध यहाँ भी 2 लीटर, क्योंकि दूध के साथ कोई छेड़खानी कर ही नहीं रहे हैं। समझ में आया? तो वही सवाल यहाँ भी, उसको ही लॉजिक लगाएंगे और आंसर निकाल लेंगे। कैसे, देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 7:4, पानी मिलाए और वो हो गया वो 2:3। इसका मतलब पानी मिलाए हैं ना, मिल्क के साथ कुछ नहीं किए। मिल्क यहाँ 7 है और मिल्क यहाँ 2 है, तो मिल्क को बराबर कर दीजिए ना। तो बराबर करने के लिए क्या करें, मान लो इसको हम 7 से गुना कर दें तो ये 14 हो जाएगा, और इसको अगर हम 2 से गुना कर दें तो ये भी 14 हो जाएगा, तो काम हमारा बन जाएगा। तो अब देखिए 2 से गुना करने वाला कितना हो जाएगा, 14:8, और ये 7 से गुना करने पर 14:7 14:21, ठीक है। 14 कितना हो गया, 21, ये मिल्क और ये वाटर। अब मुझे बताइए, तो पानी यहाँ से 8 से 21 हो गया, 8 से 21, तो पानी कितना मिलाए आप, 13 लीटर मिलाए कि नहीं मिलाए, बोलिए हाँ या ना। कोई दिक्कत है क्या, बोलिए हाँ या ना। ठीक है, यहाँ देखिए, तो आपने मिलाया कितना यहाँ पे पानी, 13 लीटर। देखिए 8 से 21 हुआ तो कितना मिलाया आपने, 13 लीटर पानी मिलाया, क्लियर है। अच्छा 13 लीटर पानी बनाया। लेकिन आपसे मैं पूछूं कि मिक्सचर कितने लीटर का है, तो कहोगे देखो ये 7 मिक्सचर मेरा प्रारंभ में कितना था, 7 मिल्क पानी 4, तो 7 4 11, तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना है, 88, 11 यूनिट का वैल्यू 88। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8, और 13 लीटर आप पानी मिलाए हैं तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो एक गलती कर दी भैया, यहाँ पे रुकिए, एक मिनट, मिस्टेक। यहाँ पे पानी वाटर, मिल्क और वाटर की अमाउंट कितना है, देखिए 14 और 8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 22 का वैल्यू 88 होगा, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4, ठीक है। और 13 यूनिट पानी मिलाया तो 13 यूनिट पानी की वैल्यू गुना 4 कर दिए, 52 लीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका 52 लीटर जो है पानी आप एक्स्ट्रा मिलाए हैं। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। दूसरे तरीके से कैसे बनाएं, तो एक बात बताइए, 88 लीटर का मिश्रण है, 88 लीटर का मिश्रण है, इसमें मिल्क और वाटर जो है, मिल्क जो वाटर है ये 7:4 में है, तो 7 4 11, 11 के वैल्यू 11 बराबर 88, 1 का 8, तो मिल्क कितना होगा, 8 से 56 लीटर, और पानी कितना हो गया 32 लीटर, ठीक है, 32 लीटर। अब देखिए पानी, मिल्क है 56 और पानी है 32 लीटर इस मिश्रण में। अब 56 और 32 ये मिल्क है और ये पानी है। आपको पानी के साथ कुछ, मिल्क के साथ कुछ नहीं करना है, मतलब मिल्क अभी भी 56 रहेगा और पानी आपको ऐड करना है ताकि 2:3 बन जाए। तो आप एक एक करके ऐड कीजिए, 14 जोड़िए इसमें, तो 32 14 कितना होगा, इसमें 14 जोड़िएगा, देखिए 32 में 14 लीटर, ऑप्शन से जाइए, 14 लीटर जोड़िएगा तो 4 3 46, तो 56 और 46 जोड़िएगा, 56 और 46 का कीजिएगा, रेशियो निकालिएगा तो 2:3 नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। 28 जोड़िए, तो 32 में से अगर आप, यहाँ क्या रखा है 28 ही ना, 32 में आप अगर 28 जोड़िएगा तो 8 2 10 3 2 5 60 हो जाएगा, तो 56 और 60 का रेशियो निकालिएगा तो 2:3 नहीं आएगा। लेकिन आप जब अगर 52 जोड़िएगा तो 32 में से 52 जोड़िए, 32 में से 52 जोड़िए, 32 में से 52 जोड़िए, 32 में से 52 जोड़िएगा तो 2 2 4 5 3 8 84 हो जाएगा। 84 और 56 और 84 का निकालिएगा तो आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए, कह रहा कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, मतलब 100 रुपये 2 गुना मतलब 200 हो जाता है 4 वर्ष में।
तो रेट यहाँ से निकाल लीजिए ना। रेट कैसे निकालेंगे, तो एस आई इंटू 100, तो एस आई कितना होगा 100 रुपये का, इंटू 100 करना है। प्रिंसिपल कितना है 100 और टाइम कितना दे रखा है 4, तो हो जाएगा 25%। कितना हो गया 25% आपका हो गया रेट। क्लियर है, 25% रेट निकाल लिए। कह रहा है कितने समय में 4 गुना हो जाएगा, मतलब 100 जो है वो 400 हो जाएगा। रेट हम निकाल चुके हैं 25% में, समय निकालना है। तो समय बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा एस आई मतलब 300 रुपये, यहाँ पे एस आई 100 हो जाएगा, पी कितना 100 और 25% दे रखा है। ये काटिए इसको, ठीक है, 25 छक्का 150, 25 बार हाँ 300। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर सवाल कहता है, कह रहा है 20 पैसे एवं 25 पैसे के कुल 324 सिक्के हैं। देखिए 20 पैसा और 25 पैसा का कुल कितना सिक्का है, तो 324 सिक्का है। सिक्का की संख्या है 324 और वो सब मिला के 71 रुपया होता है। तो 25 पैसे की संख्या बताइएगा। तो मान लेते हैं भैया कि 25 पैसा की संख्या जो है, मान लो एक बात बताओ, मान लो कि 20 पैसा की संख्या मान लेते हैं कि x रुपया है, x सिक्का है, सिक्के की संख्या मान लेते हैं कि x है। तो टोटल सिक्का कितना है भैया दोनों मिला के, क्योंकि 324, उसमें 20 पैसा हमने x मान लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि 25 पैसा कितना होगा 324 माइनस x। कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई एक बात बताओ कि 20 पैसा का आपके पास 5 सिक्का है तो कितना रुपया होगा, तो कहोगे 20 पैसा का 5 सिक्का है मतलब 1 रुपया होगा। तो कैसे निकाले 20 पैसे का 5 सिक्का है आपके पास तो कितना रुपया होगा, या ऐसे आप समझिए कि 20 पैसे का मान लो 10 सिक्का है आपके पास तो कितना रुपया होगा, तो कहोगे 10 सिक्के हैं 10/5 करो यानी 2 रुपया होगा, क्योंकि 5 बार 20 सिक्का अगर 5 गो रहेगा तो 1 रुपया बनेगा ना। तो x रुपया है, अगर x सिक्का हमारे पास तो 20 पैसे का तो कितना रुपया होगा, तो हो गया x/5 प्लस 25 चौका 100 मतलब 25 पैसा का सिक्का 4 गो रहेगा तब 1 रुपया बनेगा। तो सिक्का कितना है, तो 324 माइनस x/4 कर देंगे और दोनों का सम अमाउंट मिला के कितना रुपया बन रहा है 71 रुपया। इसको बराबर करके सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करें जरा देखिए, कैसे सॉल्व करें इसको, तो कैसे करेंगे देखिए x/5 जोड़ 324 माइनस x/4 बराबर 71 है। तो एलसीएम लेंगे 20 हो जाएगा, 20 लेंगे ये 4x हो जाएगा, 4x हो गया प्लस 5 से इसको गुना कीजिए तो 324 गुना 5 तो 5 या 15, 1500 24 5 120 यानी 1620 हो जाएगा। 1620 माइनस 5x और ये जो 20 आया था गुना कीजिए इसको, तो 71 गुना 2 कीजिए 2 7 दूना 14 यानी 1420 हो गया। क्लियर है, यही होगा ना। अच्छा अब इसको गुना भागा जोड़ भागा जो करना है आपको करते रहिए, आंसर आपका पक्का 100% आ ही जाना है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। कैसे करेंगे, तो यहाँ माइनस x हो गया 1620 में से यानी 200 हो गया, माइनस में खत्म हो गया, x की वैल्यू आ गया 200। आपको निकालना है 25 पैसा, तो 25 पैसा का सिक्का कितना 324 माइनस 200 यानी 124 रुपया सिक्का आपका आंसर बन जाएगा। 324 माइनस 200 करेंगे तो 124 जो है सिक्के की संख्या हो जाएगी। आंसर ऑप्शन नहीं दे रखा है, 124 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। आखिरी सवाल देखते हैं, देखिए क्या कहता है। आखिरी सवाल कहता है भैया कि ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। बहुत बढ़िया भाई साहब, बी और सी क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। वे 2 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद ए और सी काम छोड़ के देता है, शेष कार्य को करने में बी कितना समय लगेगा। अच्छा देखिए इसको कैसे बनाते हैं, कार्य कितना है वो नहीं पता है तो सबसे पहले नंबर कितना कार्य है वो निकालते हैं। ए कितना दिन काम करता है भैया, ए कितना दिन काम करता है, देखिए सवाल को, ए करता है 6 दिन में। अच्छा ए काम करता है 6 दिन में, क्लियर है। बी और सी कितने दिन में काम करता है, बी कितने दिन में काम करता है, बी करता है 10 दिन और सी करता है 12 दिन। बी करता है 10 दिन, सी करता है 12 दिन। इतना दिन में अकेले काम कर सकता है। काम कितना है, टोटल वर्क तो निकालिए। टोटल वर्क दोस्तों इसका एलसीएम होता है, तो इसका एलसीएम क्या करोगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 60, इसका एलसीएम हो जाएगा 60। ये आपका टोटल वर्क हो गया, आपका टोटल वर्क हो गया। अब ए का इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता, बी की इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता और सी का इफिशियंसी कार्य क्षमता आप निकालिए। कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क देखिए इफिशियंसी बराबर होता है टोटल वर्क डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। या छोड़िए नहीं, इतना फॉर्मूला क्या दी, अकल लगाइए ना जरा, हटाइए, सोचते हैं थोड़ा। कैसे सोचें कि एक बात बताइए, टोटल वर्क है 60 और ए 6 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा चाहिए, तो कहोगे 60/6। मतलब एक दिन में किया गया कार्य जो है या 1 घंटे में किया गया कार्य है, मतलब कार्य पर यूनिट टाइम जो होता है वही इफिशियंसी होता है। यहाँ देखिए एक दिन में कार्य किया है, टोटल कार्य है एक दिन में 6 यूनिट कर सकता है और एक दिन में जो है मतलब 6 दिन में कार्य कर सकता है और टोटल कार्य है कितना 60 यूनिट। मतलब एक इफिशियंसी कितना हो गया 60/6 मतलब 10 यानी एक इफिशियंसी हो गया 10। 10 का मतलब 10 यूनिट पर डे काम करेगा ए, तब ना 6 दिन में 60 यूनिट कर लेगा। ठीक उसी तरीके से बी का जो है कितना हो जाएगा 6 और सी का कितना हो जाएगा 12×5 = 60 यानी ए बी सी का इफिशियंसी आपके पास आ गया।
ए बी सी की इफिशियंसी आपके पास, यानी ए बी सी की इफिशियंसी आपके पास आ गया। ए की इफिशियंसी कितना था 10, बी कितना दिन में किया था भैया, देखिए ना जरा, बी 10 यानी 6, बी की इफिशियंसी 6 और सी की इफिशियंसी 12 यानी 5, यानी इफिशियंसी का रेशियो आपके पास आ गया। इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता। और टोटल वर्क हमारा कितना था 60 यूनिट, टोटल वर्क कितना था 60 यूनिट। अब सवाल में कह रहा है कि वे 2 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। भाई साहब एक बात बताओ, अगर हम बोलें कि एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम कर रहा है, तो कहोगे 21 यूनिट कर रहा है ना, 21 यूनिट एक दिन में काम कर रहा है। देखो 6 5 11 10 21 यूनिट। और 2 दिन तक दोनों काम किया, 2 दिन तक दोनों काम किया, तो 2 दिन तक दोनों काम किया, तो इसका मतलब 42 यूनिट काम तो दोनों मिलकर कर लिया। टोटल काम था कितना 60 यूनिट, उसमें से 42 यूनिट काम कर लिया। अच्छा शेष काम यानी बचा काम, शेष काम कितना है, बचा हुआ काम कितना है, टोटल 60 में से 42 कर लिया, यानी 18 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है। 18 यूनिट काम जो है वो अभी भी बचा हुआ है। 60 - 42 60 50, यानी 18 यूनिट काम जो है अभी भी बचा हुआ है। अच्छा 18 यूनिट काम जो बचा हुआ है वो करेगा कौन, क्योंकि ए और सी तो भाग गया, तो बी करेगा ना, तो बी की एफिशिएंसी कितना है 6। अब 18 यूनिट काम 6 दिन में करेगा, एफिशिएंसी 6 की एफिशिएंसी करेगा, इसका मतलब बचा हुआ काम जो है वो 3 दिन में भी कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आया चीज़ें, पक्की बात बोल रहे हैं, हाँ ना बोलिए। तो ये हमारा 15 सवाल था दोस्तों, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पक्का आ रहा होगा, आसान सवाल है। ऐसे ही मैथ्स का हम वीडियो लाते रहेंगे अगर आप कहेंगे तो, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो और अच्छे सवाल भी लाता रहूँगा, एडवांस का भी सवाल लाता रहूँगा अगर आपकी इच्छा हो तो। वरना हमारा जीके जीएस का सीरीज़ तो चल ही रहा है, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर के उसे भी देखिए और अपना प्यार सपोर्ट जो होता है आराम से दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।